तो हर तरफ कंक्रीट की ऊंची इमारतें, वो धुएं से दम घोंटू हवा और हरियाली का नामो निशान नहीं। क्या हमारे शहरों की यही किस्मत है? बिल्कुल नहीं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है बायो एस्थेटिक प्लानिंग और लैंडस्केपिंग। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक सोची समझी रणनीति हमारे इन अनियोजित कंक्रीट के जंगलों को एक ऐसी जगह में बदल सकती है जहां हम असल में खुलकर सांस ले सकें। ये महज कुछ पेड़ लगाने की बात नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। अब देखिए, महान आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूजियर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक इंसान के जीवन में प्रकृति को वापस नहीं लाया जाता, वो शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ रह ही नहीं सकता। जरा सोचिए, आजकल हम सब कंक्रीट के 4 दीवारों में कैद हैं। बाहर निकलो तो गाड़ियों का जहरीला धुआं और खुली धूप या प्राकृतिक जगहें तो जैसे गायब ही हो गई हैं। ऐसे में उनकी ये बात आज पहले से कहीं ज्यादा सच और जरूरी लगती है ना? तो आज की इस चर्चा के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले कंक्रीट के जंगल से पलायन, फिर सड़क किनारे पौधारोपण की कला, उसके बाद सिटी पार्क का डिजाइन और अंत में ग्रामीण इलाकों के लिए पेड़ों का महत्व। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कंक्रीट के जंगल से पलायन, एक शहरी एंटीडोट। तो ये बायो एस्थेटिक प्लानिंग आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये कंक्रीट के इस जंगल का सबसे अचूक एंटीडोट यानी इलाज है। इसका सीधा सा मतलब है उपलब्ध खाली जमीन और नई सैटेलाइट टाउनशिप्स का इस तरह से इस्तेमाल करना कि सड़कों के किनारे और पार्कों में हरे भरे पौधों को एक रणनीति के तहत वापस लाया जा सके। ये सिर्फ शहर को सजाने का तरीका नहीं है, बल्कि उसे फिर से जिंदा करने और रहने लायक बनाने का एक जरूरी कदम है। खासकर भारत जैसे गर्म और उष्णकटिबंधीय देश में पेड़ कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी ढाल हैं। चिलचिलाती गर्मियों में ये हमें वो सुकून वाली छांव देते हैं, तेज हवाओं को रोकते हैं और सबसे जरूरी बात, हवा में फैले प्रदूषण और शहर के उस लगातार आने वाले शोर शराबे को सोख लेते हैं। मतलब ये सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं है, बल्कि शहर के सर्वाइवल की एक बिल्कुल बेसिक शर्त है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सड़क के किनारे पौधारोपण की कला यानी सड़कों की इंजीनियरिंग। सड़कों को डिजाइन करना किसी जटिल पहेली या इंजीनियरिंग से कम नहीं है। बागवानी विशेषज्ञ MS रंधावा का मास्टर प्लान इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। चौड़ी सड़कों के लिए उनका फॉर्मूला एकदम साफ था। तेज और धीमी गति वाले ट्रैफिक को घास की पट्टियों से अलग करें, फिर बाहर की तरफ पैदल चलने वालों के लिए घने छायादार पेड़ लगाएं और अंदर की तरफ राहगीरों की आंखों को सुकून देने के लिए सुंदर फूल वाले पेड़। सुरक्षा और सुंदरता का क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन किसी भी व्यस्त शहर में पेड़ लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। योजनाकारों को कई विभागों जैसे बिजली, टेलीफोन और सीवरेज के साथ सटीक तालमेल बिठाना पड़ता है। नियम बिल्कुल साफ हैं। भूमिगत सीवर लाइनों या ओवरहेड तारों के पास बरगद या यूकेलिप्टस जैसे विशाल और फैलने वाले पेड़ बिल्कुल नहीं लगाने हैं। और हाँ, ऐसे पेड़ों से भी बचना है जो गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जब हमें छांव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सही कवरेज के लिए पेड़ों को हमेशा आगे पीछे करके लगाना चाहिए। अब थोड़ी गणित की बात करते हैं। चौड़ी सड़कों या एवेन्यू के लिए एक बहुत ही सख्त नियम है, पेड़ों के बीच ठीक 10 मीटर की दूरी। जी हाँ, बिल्कुल 10 मीटर। जबकि पेड़ों की प्रजातियों के हिसाब से दोहरी पंक्तियों के बीच की दूरी 3 से 10 मीटर तक हो सकती है। ये सोचना अद्भुत है कि प्रकृति को शहरी सांचे में ढालने के लिए कितनी गणितीय सटीकता की जरूरत होती है। ये सटीक गणित ही वो जादुई समरूपता लाता है जो हमारी आंखों को इतनी अच्छी लगती है। अब इस समरूपता में रंग कैसे भरें? योजनाकार केवल एक ही तरह के पेड़ लगाकर नहीं रुकते, वो एक पूरा कैनवास तैयार करते हैं। वे ऐसे पेड़ों को एक साथ लगाते हैं जिनके फूलने का समय आसपास हो। जरा विजुअलाइज कीजिए, लाल चटक स्कारलेट गुलमोहर के ठीक साथ पीला अमलतास या नीला जैकरांदा। इस रणनीतिक रोपण का नतीजा ये होता है कि वसंत और गर्मियों के दौरान शहर में लगातार एक रंगीन और जादुई नजारा बना रहता है। शहर कभी नीरस नहीं लगता। और सोचिए जरा मई जून की उस तपती धूप के बारे में। किसी लोहे या कंक्रीट के बस स्टॉप के नीचे बस का इंतजार करना किसी सजा से कम नहीं है ना? लेकिन नई दिल्ली और बड़ौदा जैसे शहरों ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट और सुंदर समाधान निकाला है। उन्होंने उन लोहे के सामान्य ढांचों पर बोगनवेलिया जैसी खूबसूरत लताएं चढ़ा दी हैं। इससे ना सिर्फ वो स्टॉप देखने में आकर्षक लगते हैं, बल्कि वहां इंतजार कर रहे लोगों को एक बेहतरीन प्राकृतिक ठंडक भी मिलती है। छोटा सा बदलाव, लेकिन असर कितना बड़ा।
चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे विषय की तरफ, सिटी पार्क की रूपरेखा, शहर के फेफड़े। यहाँ रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम बहुत खूबी से लागू होता है। सिटी पार्कों को 3 स्तरों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं विशाल बड़े ग्रामीण पार्क, जैसे ब्रुकलिन का प्रोस्पेक्ट पार्क या कलकत्ता का रविंद्र कानन, जहां आपको झीलें, पहाड़ियां और बड़े घास के मैदान मिलते हैं। फिर आते हैं छोटे सिटी पार्क, जो शहर के बीचों बीच टहलने और सुकून के लिए होते हैं, जहां बेंच और फव्वारे होते हैं। और अंत में प्लेजर ग्राउंड्स, जो पूरी तरह से बच्चों के खेलने, झूलों और स्विमिंग पूल जैसी एक्टिविटीज के लिए रिजर्व होते हैं। अब क्योंकि इन प्लेजर ग्राउंड्स में बच्चे दिन भर खेलते कूदते हैं, तो जाहिर है कि वहां बहुत ज्यादा टूट फूट होती है। ऐसे में वहां हरी घास बनाए रखना तो लगभग नामुमकिन है। तो फिर इस बंजरपन को कैसे छुपाया जाए? यहीं पर लैंडस्केपिंग अपना जादू दिखाती है। मैदान के किनारों पर सुंदर पेड़ और झाड़ियां लगा दी जाती हैं, जो एक विजुअल शील्ड यानी दृश्य ढाल का काम करती हैं और उस जगह की सुंदरता और आकर्षण को बनाए रखती हैं। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी खंड पर, ग्रामीण इलाकों के लिए पेड़ उपयोगिता की ओर बदलाव। शहर से गांव की तरफ जाते ही लैंडस्केपिंग का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। शहर में पेड़ लगाने का मुख्य लक्ष्य क्या था? सुंदरता, छांव और प्रदूषण कम करना। लेकिन ग्रामीण इलाकों में पौधारोपण पूरी तरह से एक अलग पैमाने पर काम करता है। वहां प्राथमिकता होती है आर्थिक उपयोगिता, मतलब ईंधन, लकड़ी, फल और जानवरों के लिए चारा। ये सिर्फ सौंदर्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से रोजमर्रा के जीवन और सर्वाइवल से जुड़ा है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे आम, बबूल का पेड़। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि बैलगाड़ी के पहियों के लिए मजबूत लकड़ी, चमड़ा रंगने के लिए छाल और सस्ते ईंधन का स्रोत है। इसी तरह देशी आम और कटहल के पेड़ दरवाजे, खिड़कियां या चारपाई बनाने के लिए बेहतरीन लकड़ी देते हैं। और साल या शीशम की लकड़ियां, ये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है, जो पूरे बुनियादी ढांचे को मजबूती से सहारा देती हैं। मूल्यवान लकड़ी से परे भी बहुत कुछ है। महुआ या ताड़ जैसे पेड़ ग्रामीण सड़कों के किनारे आसानी से देखे जा सकते हैं, जो खाने के लिए फल देते हैं, और ताड़ के पत्ते छतों को छाने के काम आते हैं। और सबसे अहम बात, जब सूखा पड़ता है और कोई चारा नहीं बचता, तब बबूल, नीम और बेर के पेड़ों की पत्तियां ही मवेशियों और बकरियों की जान बचाती हैं। सच कहें तो मुश्किल समय में पूरा का पूरा ग्रामीण जीवन इन्हीं पेड़ों पर निर्भर करता है। तो स्रोत सामग्री पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। पर जाने से पहले अपने आसपास के माहौल पर नजर जरूर डालिएगा। सोचिए कि क्या आपके इलाके में शहर की सुंदरता और हरियाली की उपयोगिता के बीच सही संतुलन मौजूद है? क्या हमारे स्थानीय प्लानर्स इस बायो एस्थेटिक प्लानिंग का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कंक्रीट के इस जंगल को दूर रखा जा सके? अगली बार जब आप किसी छायादार सड़क से गुजरें, तो याद रखिएगा कि एक सही जगह पर लगा हुआ सही पेड़ उस पूरी जगह की तस्वीर और वहां के जीवन की गुणवत्ता को कैसे बदल सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।